Class 4, Chapter 15, Our Goal, Right and Duties. British rule over our country for more than 200 years. After a long freedom struggle, our country became independent on 15 अगस्त 1947. ब्रिटिश ने हमारे कंट्री पर मतलब 200 ईयर मतलब 200 साल से ज़्यादा काम किया मतलब राज किया। एक लंबी आज़ादी की लड़ाई के चलते हुए हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद कराया गया। एक इमीडिएट टास्क बिफोर आवर लीडर वाज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। उसके एकदम बाद एक इमीडिएट टास्क हुआ जिसमें लीडर्स ने हमारे मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई, जो थी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप करना था 1946 में। A set of guidelines and a rule were prepared by the Constituent Assembly. कुछ guidelines, कुछ rule prepare किए गए Constituent Assembly के द्वारा, जिसे कहते थे Constitution. This Constitution was adopted on 26 जनवरी 1950. तो ये 26 जनवरी 1950 में इसे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। दस टू मार्क दिस ओकेजन वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और इस तरह हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह परेड निकाल के हम अपने वर्चस्व को दिखाते हैं, भारत के गुण अवगुण मतलब हर चीज़ों को सराहते हैं, अपनी कल्चर, अपनी डाइवर्सिटी को। नाउ वी हैव गोल्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ written document. It lay down the power of a government. The preamble is the introduction to the constitution. It lay the aim and the purpose of the constitution. The preamble to our constitution lay emphasis on three goals, namely democracy, socialism and secularism. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है और वो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट के अंदर सारी पावर्स हैं। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। इस जो एम है, इसका पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सब प्रियम्बल में लिखा हुआ है। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसमें 3 गोल्स मेंशन हुए हैं, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा सोशलिज्म और हमारा सेकुलरिज्म। डेमोक्रेसी हमें हर तरह से आज़ादी की, सोशलिज्म हमारे इकट्ठे रहने की और सेकुलरिज्म हर धर्म को अपनाने की बात लिखी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ द पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, मतलब वो अपना एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर जिस देश में फ्रीडम और इक्वालिटी चाहिए तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल करता ही करता है, यानी कि इस तरह के रूल जो होते हैं वही डेमोक्रेसी को आगे चलाते हैं। The people of India will have equal right and equal opportunity to progress. This is called socialism. इंडिया में रहने वाले हर आदमी को इक्वल राइट मिले हुए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती हैं प्रोग्रेस करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इस चीज़ को हम सोशलिज्म कहते हैं। No difference will be made between people. No discrimination will be made on the basis of religion or caste. Everyone is free to follow any religion. This is called secularism. हर आदमी जो है आज़ाद है हर तरीके से। यहाँ के लोगों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता उन्हें रिलीजन और कास्ट की वजह से। हर आदमी हर तरीके से किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन को अपनाने के लिए यहाँ आज़ाद है। तो इसे सेकुलरिज्म कहते हैं। द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, इट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। दस डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म आर नेशनल गोल। ये 3 हमारे नेशनल गोल हैं। Now we talk about the right. Constitution of India has given certain right to every citizen. These are called the fundamental right. No one can ignore this right. These rights are as under: right to equality. Everybody is equal before law. हर मतलब ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं और ये हमारे समाज में रहने वाले हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते ही मिलते हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। हर आदमी इक्वल है बिफोर लॉ, मतलब लॉ से पहले। मतलब हम ये नहीं कहते। राइट टू फ्रीडम। एवरीबडी कैन एक्सप्रेस हिज व्यू फ्रीली। इंडिया में रहने वाले हर आदमी को अपने व्यू रखने की पूरी तरह से आज़ादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नो वन हैज़ द राइट टू एक्सप्लॉयट अदर। किसी को भी आज़ादी नहीं है कि वो दूसरे इंसान को एक्सप्लॉयट करे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। एवरीबडी कैन स्पीक, प्रीच एंड फॉलो रिलीजन्स ऑफ हिज चॉइस। हर आदमी को ये अलाउ है, हर आदमी को ये आज़ादी है कि वो अपनी पसंद के धर्म को भी चुन सकता है।
Culture and educational right. Everyone has the right to preserve their culture and can establish education institute. हर आदमी को इस बात की भी आज़ादी है कि वो अपने धर्म को, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है और हर तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को वो इस्टेब्लिश भी कर सकता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. अ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एंड टेकन अवे. मीन्स ये आखिरी में है कि हमारे फंडामेंटल राइट लेने में किसी को भी हक नहीं है. मतलब ये फंडामेंटल राइट हमसे कोई भी छीन नहीं सकता. While enjoying our right, we should not interfere in the right of the other. In order to protect our right, we can move the. मतलब आप जब हम अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हों तो हमें हक नहीं है कि हम किसी और का भी राइट छीनें. और अगर हमें अपने राइट को सेव करना है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. बट ड्यूरिंग एमरजेंसी द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड. द राइट एंड ड्यूटी आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. हर राइट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो अगर देश में कभी भी किसी तरह की इमरजेंसी लगती है तो इन राइट को भी हमसे लिया जा सकता है. मतलब कुछ वक्त के लिए हटाया जा सकता है. ड्यूटीज़. नाउ as we are given right, the constitution also provide a list of fundamental duties for every citizen of India. Some of them. अब जिस तरह हमें आज़ादी मिली है, हमें कुछ राइट मिले हैं, उस तरह हमें कुछ ड्यूटीज़ भी मिली हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. फॉलो द आइडियल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हर शब्द को फॉलो करें. रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें. वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. भारत को हमेशा एक साथ जोड़े रखने के लिए काम करें. कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़. मुश्किलों के वक्त में हमेशा गवर्नमेंट का साथ दें. प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. कभी भी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें. हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें और उसे सही करने की कोशिश करें. प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड द पब्लिक प्रॉपर्टी. किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट का ख्याल रखें. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. और हमेशा ही तरक्की करते रहें, साइंस के प्रति हो या किसी और चीज़ के प्रति. डायरेक्टिव प्रिंसिपल. नाउ वी हैव सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑल्सो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स सम गाइडलाइन इवन फॉर द गवर्नमेंट. The aim is to develop a welfare and a peaceful state. These are the directive principle of state policies. मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को प्रोवाइड किए हैं गाइडलाइंस गवर्नमेंट के लिए भी, जिससे वो एम उनका जो है ताकि वो वेलफेयर और पीसफुल स्टेट को डेवलप कर सकें. तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं हमारे अंडर द स्टेट पॉलिसी. सम ऑफ देम आर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रमोटिंग सोशल ऑर्डर. जो स्टेट हैं वो किसी वेलफेयर के लिए लोगों के अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें और सोशल ऑर्डर को प्रमोट करें. देयर शुड बी इनफ मीन ऑफ लिवलीहुड फॉर एवरी सिटीजन. उनके यहाँ हर आदमी के पास रहने खाने जीने के लिए इनफ सामान होना चाहिए. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. उनके यहाँ के लोगों में हमेशा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पैसे का और किसी भी तरीके के सामान का. इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. हर बच्चे के लिए एजुकेशन की पूरी मतलब प्रबंध होना चाहिए. ये नहीं कि कुछ ही तबके के लोग पढ़ेंगे या बच्चे पढ़ेंगे. मेक रूल टू पीपल द वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी. रूल बनाया जाए उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो सोसाइटी में वीक है, मतलब उनकी पोजीशन बाकियों के मुकाबले कमज़ोर है. इक्वल पे और इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. आदमी और औरत को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए. जितना वो काम करे उतना पे उन दोनों को बराबरी में मिलना चाहिए. इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. एडुकेट पावर ऑफ टू विलेज पंचायत. विलेज पंचायत को हमेशा एक ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो अपने यहाँ के फैसलों को संभाल सके, प्रॉब्लम्स को संभाल सके. प्रोडक्शन ऑफ अ मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस. और इस तरह के प्रोटेक्शंस करे जाएं या इस तरह के कुछ इंतज़ाम किए जाएं कि मॉन्यूमेंट इस तरह की जो हिस्टोरिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट नेशनल इम्पोर्टेंस है उनको सेव किया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके. The directive principle of state policy give the real structure of welfare state. This is not new in India context. We have had the idea but are past. When Ashoka, the famous Mauryan ruler, laid the foundation of welfareism in our country through plantation of a tree to save the environment, treatment of for ill animal, digging well, developing orchard and other welfare work. जो
ये है ना क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये स्टेट पॉलिसीज़ के जो है ये रियल स्ट्रक्चर हैं वेलफेयर स्टेट के, मतलब एक स्टेट को अच्छा करने के लिए। और ये भारत में कुछ नए नहीं है, इस तरह का आइडिया हमारे पास्ट में भी है। जब अशोका द फेमस मॉडर्न रूलर ने फाउंडेशन ऑफ वेलफेयरिज्म किया था कंट्री का, जिसमें उन्होंने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए प्लांटेशन किया था, जानवरों को बचाने के लिए ट्रीटमेंट चालू किया था, और गाँव में पानी के लिए वेल्स वगैरह और इस तरह के कुछ काम काज किए थे। वट कैन यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द रीजन वेयर यू रिसाइड। अब क्वेश्चन है कि आप अपने रीजन के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं। These directive principles are only guidelines for the state. However, the directive principles of state policies are essentially social and economic principles but are beyond the jurisdictions of the court. But in democracy system, it is the duty of a government to follow these principles while making policy for the country. Our constitution have been drafted by highly learned person from all walk of life. It has looked into every aspect of our life. We must respect and follow it. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, मतलब हर स्टेट के लिए ज़रूरी है। ये हमारे डेमोक्रेट्री का पार्ट है, ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और हमारा इन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भी तरह की स्टेट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और इन सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, ताकि हमारा जो देश है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। तो ये जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमें हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें मिले हुए ड्यूटीज़, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ये फंडामेंटल राइट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखिए सनराइज ऑनलाइन।